आज की टाइम में जो सबसे बड़ा दुश्मन है किसी का, वो मोबाइल है या फिर सोशल मीडिया है? थोड़ा सा अगर हम और डीप में जानना चाहें। देखिए, बच्चा कर क्या रहा है मोबाइल पे, एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है रिस्पेक्ट। जो हम अपने टीचर्स की आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट टीचर्स की अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, वो रिस्पेक्ट नहीं बची है। और इसमें मुझे लगता है ये जो चेंजेस हैं और वेस्टर्न कल्चर हम जितनी जल्दी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये आप इसके हित में और नहीं? डेफिनेटली नॉट। बट जब हमें एजुकेशन की बारी आती है जी, तो हम घर में किसी दीदी भैया के पास भेज देते हैं, भी एजुकेशन वहाँ से ले ले, ट्यूशन पढ़ ले, होमवर्क कर ले। जी, क्योंकि हमारी सोच में एजुकेशन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, इसीलिए हमें वो ज़्यादा लगता है। जी। बट हम कहीं पे भी अगर किसी ट्रैवल करने जाते हैं किसी जगह पे, तो हम इन थाउजेंड्स स्पेंड कर देते हैं इन 3-4 डेज। 3-4 डेज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और उतनी ही हम फी पूरे ईयर की देते हुए सोचते हैं कि ये एक्सपेंस है। तो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ है हमारी सोच में। एक्सपेंस जो है उसे हम एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुरुक्षेत्र लोकल डील्स पॉडकास्ट पावर्ड बाय डीजी मीडिया एक्सपर्ट। मैं हूं विशाल भारद्वाज और आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जो पिछले 18 सालों से एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं अमित शेखर जी, जो NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं और द हाइट्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, जिसमें 6th to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी जाती है। चाहे ओलंपियाड हो, CBSE हो या JEE नीट की अर्ली प्रिपरेशन हो, यहाँ पर सब करवाया जाता है। इनके इंस्टीट्यूट ने कुरुक्षेत्र से इंटरनेशनल रैंक 1 तक के स्टूडेंट्स को दिया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे कुरुक्षेत्र लोकल डील्स की पॉडकास्ट में। जैसा मैंने अभी आपके इंट्रो में बताया कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रह चुका है, तो फिर आप एजुकेशन फील्ड में आपने स्विच या फिर कह सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए सर, इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है टू क्रिएट समथिंग। ओके। तो हमने इंजन्स या एयरक्राफ्ट्स को क्रिएट करने की बजाय बच्चों का फ्यूचर क्रिएट करना बेटर समझा, तो उसके लिए हम फिर टीचिंग में आए। बहुत बढ़िया सर। और जब देखिए किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी हो, है ना, तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो रहता है। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा फेज था वो, और आपने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, और जहाँ आज आप हैं वहाँ तक आने की जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही। ओके। क्योंकि स्ट्रगल नहीं कह सकते, वो लर्निंग थी। ओके। कि पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ा बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, जो अवेयरनेस नहीं थी। अदरवाइज बच्चों के साथ तो बहुत मज़ा आया, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि मज़ेदार जर्नी रही। देखिए, मैं स्ट्रगल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हमें पता है कि कुरुक्षेत्र 2026 में अभी एक ग्रोइंग सिटी है, कि वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। तो फिर देखिए, एक जैसे अगर हम कंपेयर करें एक मेट्रो सिटी से, मेट्रो सिटी एक पूरी ग्रो हो चुकी है और वहाँ पे लोग अवेयर हैं हर चीज़ को लेके। तो फिर आपने कुरुक्षेत्र में स्टार्ट किया, तो वो फेज़ मैं जानना चाह रहा था कि आपने लोगों को, मतलब पेरेंट्स को बेसिकली कैसे गाइड किया और मोटिवेट किया उनके बच्चों को, सो दैट कि वो एक अचीवमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। देखिए सर, 10 साल पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, बिल्कुल, जितना आज की डेट में है। बिल्कुल। तो हमें एडवर्टीजमेंट और अवेयरनेस के लिए अलग अलग कैंपेन्स चलाने पड़ते थे। हमने स्कूल्स में सेमिनार्स किए, स्कूल ने हमें सपोर्ट किया। उनके लिए भी एक ओलंपियाड्स नई टर्म थी, बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे। और जब बच्चे आए और उनकी रैंक्स आई इंटरनेशनल लेवल पे, तो पेरेंट्स को धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस होती गई। तो ये हमें थोड़ा सा चैलेंज रहा कि हमें इनिशियली पेरेंट्स को ओलंपियाड्स के बारे में गाइड करना पड़ा, अवेयर करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं। जैसे आप द हाइट्स इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वहाँ के फाउंडर हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि कब और कैसे शुरू किया आपने और बच्चों ने क्या क्या अचीव किया? सर, हमें 10 साल हो चुके हैं। 2016 में मैंने और सौम्या मेरी वाइफ ने हमने मिलके इसे स्टार्ट किया था। और बच्चों ने मतलब इंटरनेशनल रैंक 1
ओके लगातार सालों साल अचीव की हैं वहाँ पे, जो अब तक कोई भी इंस्टीट्यूट इस सिटी में नहीं कर पाया है ओलंपियाड्स में। ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्लेस पे आए हैं और बहुत सारे बच्चे उन्हीं के थ्रू, जो ओलंपियाड्स के उनके रैंक्स थे, अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं विद हाई स्कॉलरशिप्स। ठीक है, देखिए थोड़ा आप ओलंपियाड के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ होती है, मतलब किस तरह के टेस्ट होते हैं और बच्चों को क्या फोकस करना होता है इसमें। ओलंपियाड कुछ नहीं है सर, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बच्चा एटलीस्ट नेशनल लेवल पे अपने आप को चेक करता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा सपोज इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करना चाहता है और वो 9th या 11th से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो अगर वो तब जाके चेक करता है कि सपोज मैं 50,000 प्लेस पे लाई कर रहा हूँ इंडिया लेवल पे, तो उसके पास सिर्फ 2 ही साल होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के। बट अगर वो 6 क्लास में ओलंपियाड एग्जाम देता है तो उसे एक रियलिटी चेक मिलता है कि मैं नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उसके पास एक टाइम होता है। और आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो सीबीएसई ही क्यों ना हो, वो एमसीक्यूज और रियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो इनिशियल स्टेज पे ही बच्चा अपने आप को उस प्रिपरेशन के लिए रेडी करने लग जाता है और उसे एक अपनी इमेज पता लग जाती है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये ओलंपियाड से एक बेनिफिट देता है। साथ साथ आप अगर देखेंगे कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बोस्टन यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया टेस्ट तो है ही है, आपका जो प्रोफाइल है वो किस तरह का है, आपने अपने कंट्री में किस लेवल तक चीजों को फेस किया है, उनमें क्या अचीव किया है। हमारे पेरेंट्स को अभी ये अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जस्ट वो ओलंपियाड्स को एक एग्जाम मानते हैं। बट जब हम आफ्टर 12th हायर स्टडीज की बात करते हैं और जब एडमिशंस नहीं होते, तब पेरेंट्स को समझ आता है कि हमें इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए था। मतलब ओलंपियाड को हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरह के टेस्ट हैं, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चा कितने पानी में है उसको पता लग जाता है। तो क्रॉस चेक के साथ साथ अपने आप को वो बहुत इम्प्रूव कर लेता है बहुत ज्यादा, कि अगर उसको हायर स्टडीज में जाना है तो फिर उसके लिए वो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है। हायर स्टडीज के साथ साथ मैं ये चीज ऐड करूंगा कि जो उसकी करंट क्लास है, वहां पे भी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो इसमें सिर्फ बेसिक ही कवर करवाते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, या फिर एडवांस कवर करवाते हैं ओनली? मैं सर आपको इसका एग्जांपल ना एक दूसरे वे में दूंगा कि मान लीजिए हमें कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो अगर हम उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव वीक कर देंगे तो क्या हम बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे? बिल्कुल सही है। जैसे अगर हमें बच्चे को कोई एग्जाम प्रिपेयर करवाना है तो उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। रूट्स है, मतलब वो रूट्स है। बिल्कुल सही है। क्योंकि एजुकेशन कोई भी हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, बट उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्रैमिंग रोल प्ले नहीं करती है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और फिर आप चाहे लेयर बाय लेयर उसको जो मर्जी बना लीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो तैयारी है वो कौन सी क्लास से आपको लगता है कि कर देनी चाहिए? मुझे सर इसका आंसर ना एक पेरेंट ने ही दिया था। वो गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं, तो उनके दोनों बच्चे इस टाइम आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहे हैं। वेरी गुड। तो एक दिन उनके साथ मेरी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही थी जैसे आपके साथ हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया था कि दोनों बच्चे आईआईटी दिल्ली गए। और मैं फ्रैंकली बताऊंगा कि वो बच्चे इतने ब्रिलियंट थे, जब वो हमारे पास पढ़ते थे तो वो बड़े बड़े टीचर्स का पसीना निकाल देते थे। मतलब उनकी क्वेरीज उस लेवल की थी। तो उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट क्लास से अपने बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और साथ साथ उनको फेस करवा रहा हूँ। तो हम 6 क्लास से ना लेट हैं सर। मैं ये कहूंगा जो पेरेंट्स अवेयर हैं वो फर्स्ट क्लास से अपने बच्चे को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि वो जब 12th क्लास में जाके मेन एग्जाम दें तो उनका फोबिया, डर जो हम आजकल यूज करते हैं बच्चों के लिए, वो निकल जाता है। जी देखिए, पेरेंट्स से आपने बात शुरू की तो फिर मेरे ख्याल में एक और क्वेश्चन जो मेरे समझ में आ रहा है, दैट इज कि देखिए 2 तरह की सोच मैं देख पाता हूँ आज के टाइम में। एक पेरेंट्स वो होते हैं कि जो कहते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास से ही ये करना है, ओलंपियाड की तैयारी की, जैसे आपने बताया राइट, कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर गवर्नमेंट के लिए तैयारी करनी है, वो फर्स्ट से ही इतने सीरियस हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि ठीक है अभी धीरे धीरे बच्चा ग्रो कर लेगा और टाइम आने पे अपने आप कर लेगा, धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि फोकस कैसे करना है, कंसंट्रेट कैसे करना है।
और ये सब टाइम के साथ साथ हो जाती हैं चीज़ें। तो आप किस सोच के साथ जाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की क्या सोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सर, पहले तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे को कि उन्हें क्या बनना है। लाइक इंजीनियरिंग आपने कहा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, वो नहीं है। हमें लगता है कि जो हमें फोकस करना चाहिए बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बच्चे को स्मार्ट बनाना है। वो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है। अब कोई लिमिट नहीं है, या सिर्फ 2-3 फील्ड्स नहीं है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। बट उसके लिए हमें स्मार्टनेस के लिए तो वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो सोच नहीं है कि हमें कब से शुरू करना है, सोच ये है कि हमें वो प्लेटफॉर्म देना है और बच्चे को स्मार्ट बनाना है जी। और जितना, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम रनिंग के लिए जाते हैं, तो एक पर्सन है जो रोज रनिंग कर रहा है। ओके। एक मान लीजिए मैं हूं कि मैं कभी कभी जाता हूं, तो 100 मीटर की अगर स्प्रिंट है तो कौन जीतेगा? जो डेली कर रहा है, गेस। तो हमें प्रैक्टिस उस प्लेटफॉर्म पे लाना है, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड, कि हमें आज ही बच्चे को इतना प्रेशर नहीं कर देना है। विदाउट प्रेशर। हाँ, विदाउट प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। जो विदाउट प्रेशर चीज हो सकती है वो विद प्रेशर नहीं हो सकती है। और मैं दूसरी चीज ये ऐड करूंगा कि ये आप कोई भी बच्चा देखिए, स्कूल से आने के बाद वो घर पे नहीं है, वो इवन किसी दीदी भैया के पास घरों में जा रहा है। तो हम उसका ना प्लेटफॉर्म बहुत बेकार दे रहे हैं उसको। रादर देन उसे अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक फैसिलिटी मिले विदाउट प्रेशर, तो वो बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे की कोचिंग के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। मुझे लगता है सिर्फ कोचिंग वर्ड यूज करना सही नहीं है। हम किसी भी चीज के लिए अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल। अगर हमें अपने बच्चे को, हर माँ बाप कोई भी सर्विस देनी होती है तो वो बेटर से बेटर देना चाहता है। बिल्कुल। कि बहुत अच्छी हम दें, जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चे को मिले। बिल्कुल। तो एजुकेशन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन मुझे लगता है एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ को। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, दैट इज़ कि एक, अगर सपोज मैं 6th क्लास का एक स्टूडेंट ले लेता हूँ, तो उसका डे का पैटर्न क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि वो अपने डे को कैसे लेआउट बनाए कि मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है। सपोज स्कूल से स्टार्ट करें, वो सुबह स्कूल में जाता है, स्कूल से आता है, उसके बाद कैसे प्लान करना चाहिए उसको अपना डे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए। वो स्कूल तो जा रहा है, वो मैंडेटरी है जी। उसके बाद उसे अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके। उसे अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। उसे अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ स्टडी। ओके। सेल्फ स्टडी पे भी पूरा फोकस होना चाहिए। डेफिनेटली इसको आप ये समझिए कि वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, वो कोचिंग में भी पढ़ रहा है, ठीक है, बट जो वो इनपुट उसके अंदर टीचर डाल रहे हैं, अगर वो उसे रिवाइज नहीं करेगा तो वो 2-3 डेज में ना खत्म हो जाती है, वो बच्चा भूल जाता है। तो वो सेल्फ स्टडी मस्ट होती है। इसके साथ फिजिकल उसे इन्वॉल्व होना चाहिए। किसी स्पोर्ट्स में, देखो जब वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसका मोबाइल से टाइम हटता है। ओके। तो मतलब आपने एक मोबाइल का भी जो बीच में जिक्र किया है, तो मोबाइल आपके हिसाब से क्या है कि ये बच्चे के लिए अच्छा है, या फिर कह सकते हैं कि बुरा है, या फिर कितना अच्छा है, या फिर कितना बुरा है? अगर आप मेरे से बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट पूछेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मोबाइल। आज की टाइम में जो सबसे बड़ा दुश्मन है किसी का, वो मोबाइल है। मोबाइल है या फिर सोशल मीडिया है? थोड़ा सा अगर हम और डीप में जानना चाहें तो। देखिए, बच्चा कर क्या रहा है मोबाइल पे? वो या तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, या इंस्टा रील्स, फेसबुक, ये सब कर रहा है। तो वो कुछ भी कर रहा है। इवन मैं कहता हूं कि अगर वो वीडियो भी देख रहा है, वो भी उसके लिए गलत है। ओके। उसका रीजन बता देता हूं। हमारा जो पैटर्न है एजुकेशन का, वो बुक से पढ़ने का है, ठीक है, और हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो रिटन पैटर्न है, टोटली एमसीक्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि हमने कोई चीज समझी है तो हमें जस्ट ABCD में से 4 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, हमें कंप्लीट आंसर लिखना है। उसके लिए बच्चे की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। दूसरा, मोबाइल देखने से उसकी अपनी इंटेलिजेंस खत्म हो रही है, वो उस पर टोटली डिपेंडेंट हो रहा है। ओके। तो वो अपना दिमाग यूज नहीं कर पा रहा है, और अगर वो रील्स या शॉर्ट्स देख रहा है, वो तो उसके लिए टोटली डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए मैंने कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो ज्यादा बेटर है।
तो उससे बच्चे का माइंड और ग्रो होगा और उसका ध्यान भी लग पाएगा। डेफिनेटली वो रिलैक्स होगा, उसका माइंड स्ट्रांग होगा ओके। फिजिकल एक्टिविटी से, और उसकी फोकस जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगी। बट सर आप एक चीज़ बताइए कि बीइंग अ पेरेंट ना, उनकी इतनी इनसिक्योरिटी है कि बच्चे को वो खेलने के बजाय वो कहीं पे कोचिंग पे भेज देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि जो स्कूल्स आजकल एक नया पैटर्न आया है कि सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक का स्कूल है, उसमें सब कुछ वो डिज़ाइन कर रखा है उन्होंने कि कोचिंग भी है। तो उसमें आपका क्या व्यू है? देखिए सर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि उनकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इतना प्रेशर करते हैं अपने सराउंडिंग्स को देख के कि इसका बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, आम हैं, हमने भी ये चीज़ सुनी है कहीं ना कहीं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इनसिक्योर ना बने इतना? देखिए, इनसिक्योरिटी ना खुद से नहीं आ रही है, सोसाइटी से आ रही है, ओके। दूसरों को देख के आ रही है। बिल्कुल। खुद से कभी इनसिक्योर नहीं है पर्सन। अगर मेरे पास छोटी गाड़ी है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, अगर मैं सिर्फ छोटी देख रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब मैं आपकी बड़ी गाड़ी देखता हूँ तो मुझे इनसिक्योरिटी आती है। तो पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी दूसरे बच्चों को देख के आ रही है। सेकंड थिंग, आपने जो कहा अभी शाम को, उसका ना एक पैटर्न है। हम भी जब वर्किंग कल्चर में आते हैं तो आप देखेंगे हमारे मॉर्निंग में जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई होती है, बट शाम तक जाते जाते हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर हम कंटिन्यूसली वर्क में हैं तो हम वो चीज नहीं लर्न कर पाते। हमें भी बीच में ब्रेक्स चाहिए होते हैं, हम भी पावर नैप लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बच्चे के लिए जब वो स्कूल जा रहा है उसको 1-2 आवर्स का ब्रेक चाहिए, फिर 2 आवर्स की एजुकेशन चाहिए। ये नहीं लगातार जैसे हम कोचिंग देते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसे 3-3 4-4 घंटे बिठा के रखते हैं। उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके बाद उसे टाइम चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। दूसरा, जब हम ये भी प्रोमोट करते हैं कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो वो उसी में इन्वॉल्व रहे। उसके लिए हम सिर्फ सैटरडे संडे के बैचेस बनाते हैं कि सिर्फ सैटरडे संडे वो एक प्लेटफॉर्म पे रहे। मैंने कहा अर्ली स्टेज में उसे हमें फर्स्ट डे ही धुरंधर नहीं बनाना है, बिल्कुल उसे डे बाय डे बनाना है जी। तो वो 5 डेज अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, 2 डेज वो पढ़ाई करे जी। लगातार बच्चा अगर पढ़ता रहता है, आप उसे एक रैट रेस का पार्ट बना रहे हैं तो एट द एंड वो थक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं द हाइट्स इंस्टीट्यूट की, कि द हाइट्स इंस्टीट्यूट कैसे अपने आप में अलग है, उसका पैटर्न क्या है बच्चों को ट्रेन करने का, उनको गाइड करने का, उनको पढ़ाने का, थोड़ा सा वो आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, फर्स्ट थिंग तो जो है द हाइट्स अलग इसीलिए है, जैसे मैंने पहले रिजल्ट्स की बात की, कि हम बहुत सारे इंटरनेशनल रैंक 1 वेरियस ओलंपियाड्स में दे चुके हैं जो आज तक इस सिटी में कोई और इंस्टीट्यूट नहीं कर पाया है। बहुत बढ़िया। तो पहले तो वही डिफरेंट है। दूसरा, हम क्रैमिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, बच्चे को समझाने पे फोकस है। ओके। तीसरा, अगर बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैं खुद मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक अवेलेबल रहता हूँ। ओके। कि बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा है वो मुझे व्हाट्सएप करे, वो कैसे भी मेरे से कनेक्ट करना चाह रहा है, वो टेलीफोनिकली करना चाह रहा है वैसे करे, और उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि ये मेजर है। दूसरा, आजकल क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं बाकी उसमें टीचर्स हायर किए हुए हैं सिर्फ और वो पढ़ा रहे हैं। ओके। बट हमारे इंस्टीट्यूट में मैं और सौम्या दोनों मेजर सब्जेक्ट्स लेते हैं, खुद बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं ताकि उनकी जो ग्रोइंग स्टेज है उसमें हम एक अपनी कोई छोटी सी भी इनपुट अगर दे पाए। देखिए, बच्चा आप भी होंगे तो आपका फेवरेट टीचर आज भी वो होगा जिसने अर्ली स्टेज पे आपको सुधारा था या पढ़ाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा वो मोटिव रहता है। तो हम सिर्फ टीचर डिपेंडेंट नहीं है, हम सेल्फ डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया सर। कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो जिन्होंने अच्छा अचीव किया हो अपनी लाइफ में? मैं आपको रिसेंट ही बताता हूँ। एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ध्रुव वत्स। वो अभी कनाडा MBBS करने जा रहा है। ओके। विद स्कॉलरशिप। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ बच्चे IIT पढ़ रहे हैं, कुछ NITs पढ़ रहे हैं, कुछ MBBS कर रहे हैं। उनका जो फाउंडेशन लेवल था वो हमने रेडी किया ताकि वो आने वाले इन फ्यूचर अपनी चीज़ों को अचीव कर पाए। उस बच्चे में क्या खास था जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सो दैट, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर बच्चे की अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी समझ होती है, समझने की क्षमताएं होती हैं। तो आपको वो उसमें क्या यूनिक लगा कि सो दैट कि उसने इतना अचीव किया?
वो मतलब उसके पेरेंट्स ये मुझे बोलते थे, आज भी बात होती है, तो आज भी मिलने आता है तो यही बोलते हैं कि ये सर आपका ना स्टूडेंट नहीं है, ओके ये आपका भक्त है। ओके, तो उसने वो चीज धारण कर ली कि गुरु बिना गति नहीं है। बिल्कुल ठीक और जो स्टूडेंट अपने टीचर अपने पेरेंट्स की बात सुन लेता है, जी, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी लिमिट है, ओके, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो उसने वो हर चीज मानी जो मैंने उसे गाइड की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, गुरु बिना ज्ञान तो है ही नहीं आज के टाइम में, और पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। दिस इज ट्रू। बहुत अच्छी बात है। तो इसी चीज़ से मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि पहले के टाइम के बच्चों में और आज के टाइम के बच्चों में क्या डिफरेंस है? मतलब जो पहले हम लोग भी पढ़े हुए हैं, है ना, तो आज के में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है रिस्पेक्ट का। जो हम अपने टीचर्स की आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट टीचर्स की अब खत्म हो गई है। बिल्कुल, वो रिस्पेक्ट नहीं बची है। और इसमें मुझे लगता है ये जो चेंजेस हैं और वेस्टर्न कल्चर हम जितनी जल्दी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये आप इसके हित में और नहीं? डेफिनेटली नॉट। नहीं है। सेम ईयर जी, मैं भी क्योंकि सिर्फ टीचर्स नहीं है, मैं पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट देखता हूँ। वो पहले वाली नहीं है जो हमारी एज ग्रुप के लोग करते हैं। अब वो ना रिस्पेक्ट वो पेरेंट्स की है, ना टीचर्स की है, ना एल्डर्स की है। एल्डर्स की है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक मेजर रोल है कि इस चीज़ में कि बच्चों को इस तरह से गाइड किया जाए कि उनको बताया जाए कि किसकी कितनी और कैसे रिस्पेक्ट की जाए। इसमें मुझे लगता है पूरी सोसाइटी का एक रोल है। पेरेंट्स का तो मेजर है ही है, पूरी सोसाइटी का रोल है। उसमें हम भी आते हैं, हमें भी बार बार उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है रिस्पेक्ट के लिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ऐसे ही पेरेंट्स को मोटिवेट करना होता है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करवा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो सर पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए आज के टाइम में? सर मुझे लगता है कि मेजर 2 ड्यूटीज होनी चाहिए। पहला, कंपैरिजन बंद कर दें। ओके, अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन ना करें, चाहे वो सिबलिंग ही क्यों ना हो। उससे प्रेशर कम होगा आई गेस बच्चों पे। प्रेशर के साथ साथ वो ना अटैच भी होगा अपने पेरेंट्स से। मैंने जितने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ तो उसमें ये चीज़ मेजरली निकल के आती है कि बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरा कंपैरिजन करते हैं। बुआ के बेटे के इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने आए, मामा के बेटे के इतने आए, तुम्हारे भाई ऐसे पढ़ता है, तुम ऐसे नहीं पढ़ते। अगर यही बात बच्चे शुरू कर दें कंपेयर करना कि उन अंकल के पास तो ऑडी BMW है, आपके पास ऑल्टो है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स के पास कोई जगह नहीं होगी मुझ पाने की। बिल्कुल। तो पहली चीज तो कंपैरिजन बंद करें। दूसरा, जो हम बच्चों को लेसन देना चाह रहे हैं पहले वो हम खुद पे अप्लाई कर लें जी, क्योंकि बच्चा हमसे ही सीख रहा है। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स की आजकल सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि बच्चा मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिता रहा है, लैपटॉप पे ज्यादा टाइम है, या टीवी ज्यादा देख रहा है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे के सामने खुद रील स्क्रॉल करते रहें और बच्चा बुक लेके पढ़े। ओके, बिल्कुल सही है। तो हम जो दिखा रहे हैं बच्चे को वो सीख रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम उसके सामने कोई भी बुक लेके बैठते हैं या हम उनके साथ भी उनकी एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं तो बच्चा पढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये 2 मेजर ड्यूटीज मुझे लगती है पेरेंट्स को आज के टाइम में समझनी चाहिए ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर बन सके। हाँ, मतलब पेरेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए बच्चों के सामने मोबाइल या फिर इस तरह की एक्टिविटी करना। डेफिनेटली, तभी बच्चे भी मोटिवेट हो पाएंगे। डेफिनेटली। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आप टीचर हैं, आप इतने बच्चों को जैसा आपने बताया पढ़ाते हैं, पढ़ा चुके हैं, इंटरनेशनल रैंक दे चुके हैं, तो फिर क्या आप पे खुद प्रेशर नहीं है अपने बच्चों को लेके? नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इतने पेरेंट्स से और इतने स्टूडेंट्स से मिल चुका हूँ कि मेरे बहुत सारे बेसिक्स मेरे जो स्टूडेंट्स थे और उनके पेरेंट्स थे उन्होंने ही क्लियर कर दिए। ओके। तो इसलिए मुझे समझ आया कि बच्चे को प्रेशर क्यों नहीं करना है और सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर अपने बच्चे को लेके कोई प्रेशर है। ओके। देखिए मैं ये देखता हूँ, मतलब हम सभी देखते हैं कि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को। मैंने देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कि हम दूसरों के बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर हमारे बच्चों का अगर मार्क्स कम आए तो फिर लोग हमें क्या कहेंगे। देखिए एक प्रैक्टिकल सी बात है। आई थिंक इसी के लिए बना है चिराग तले अंधेरा। ओके, बिल्कुल। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं जी, जहाँ
बच्चा अच्छा कर सकता है। फ्यूचर में मार्क्स किसी को याद नहीं रहते, तो पेरेंट्स को मुझे लगता है बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं आगे लेके जाना चाहिए, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करें। जैसे हमारे टाइम में क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जब 6th 7th 8th की थी तो हमें याद ही नहीं है हमने क्या पढ़ा था। बिल्कुल, इवन हमें परसेंटेज भी याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट आज आप देखेंगे बच्चे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। अब हम सीखने पे आ गए हैं, बिल्कुल, पहले हम पढ़ाई पे थे। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और इसमें मेरा एक इनपुट होगा कि अगर टीचर्स के ऊपर प्रेशर है अपने बच्चों को लेके, तो ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही आता है, क्योंकि पूछने वाली तो सोसाइटी ही है, जवाब तो उनको सोसाइटी में ही देना है। बिकॉज हर पेरेंट को पता होता है कि मेरा बच्चा कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है, सभी को पता होता है, सबको पता, ठीक है। और आई गेस सभी को फ्री रखना चाहिए उनको कि ठीक है तुम अच्छी संगति में रहो और अच्छी तरह से मोटिवेट रहो और फिर आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आई गेस इसमें मुझे एक चीज़ और लगती है कि पेरेंट सारे साल अपने बच्चे पे ना खुद एफर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी होती है टीचर के ऊपर, और ना फिर वो ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से बच्चा सीख पाए। और एट द एंड जब मार्च में रिपोर्ट कार्ड आता है तो कटघरे में बच्चा खड़ा होता है। बिल्कुल, मतलब पूरा साल आपने अपने बच्चे को नहीं ऑब्जर्व किया और फिर लास्ट में जब बच्चे ने अगर स्कोर कम किया तो फिर आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया, ब्लेम कर दिया। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को भी पूरा साल उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे का फ्यूचर या एजुकेशन साइकिल है ना, वो लाइक 3 व्हीलर है। ओके, जो आगे वाला व्हील है वो स्टूडेंट है, पीछे वाले 2 व्हील्स जो हैं वो टीचर और पेरेंट है। आगे वाला व्हील तभी चलेगा जब दोनों पैरेलल उसे फोर्स देंगे। बिल्कुल। अब क्या होता है कि टीचर अगर काम कर रहा है बट पेरेंट अगर स्टक्ड है तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि हमें थोड़े थोड़े दिन में बच्चे की ऑब्जर्वेशन करनी है, हमें देखना है वो क्या कर रहा है। तो जब दोनों पैरेलल करेंगे ना तो वो बच्चे की गाड़ी चल जाएगी। बट होता क्या, हम पूरे साल नहीं देखते हैं, एट द एंड बच्चे को कहते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम करते नहीं हो, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप ये समझिए ना कि आजकल 1-1, 2-2 बच्चे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उन्हें नहीं देख रहे हैं तो बाद में गलती किसी की भी हो, भुगतान हम ही करेंगे। हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने प्लेटफॉर्म की बात की थी, तो कुरुक्षेत्र में ऑब्वियसली आपको भी पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑलरेडी, राइट? तो द हाइट्स इंस्टीट्यूट कैसे अलग है उनसे? जैसे मैंने अभी भी आपसे शेयर किया, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, हर चीज में हम रेडी रहते हैं। ओके, तो इसलिए वो अलग है। हाँ, देखिए, एजुकेशन पहली बात तो 6 ऑनवर्ड्स कोई भी इतने सिस्टमेटिक वे में कोई इंस्टीट्यूट वर्क नहीं करता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। क्योंकि जो मेन टिकट साइज है, जो फीस है, वो +1 +2 की ज्यादा होती है। ओके, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फोकस वहीं पे रहता है कि हम यहाँ पे पढ़ाएं बच्चे को और हम ज्यादा फीस ले पाए। जूनियर सेगमेंट में फीस कम होती है जी, तो वो इतना उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बट हमने इसीलिए वो सेगमेंट सिलेक्ट किया हुआ कि 6 to 10th जहाँ पे बच्चे के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए हम उनसे डिफरेंट है। आजकल एक नई चीज़ आई है, दैट इज़ AI। पिछले 1-1.5 साल से बड़ा हाइप में है। तो वो 6 to 10th की क्लास के बच्चों के लिए आप क्या विजन है आपका उस चीज़ को लेके? देखिए, बच्चों को सीखना अच्छी बात है। AI पे कैसे वर्क होता है, दैट इज डिफरेंट। AI को यूज करना, दैट इज डिफरेंट। सीखना अलग चीज है, उसे अपने मतलब के लिए यूज करना, आप उसकी फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एग्जैक्टली। मतलब हम अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस को छोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर बच्चा अपने क्वेश्चन का आंसर AI पे देख रहा है तो वो अपने आप को खत्म कर रहा है। बिल्कुल। उसका माइंड जो ग्रोइंग स्टेज में है, आगे जाके वो टोटली AI बेस्ड हो जाएगा। AI के टूल्स सीखे, AI कैसे काम करता है वो सीखे, AI को अपने पर्सनल यूज में ना लेके आए, डिपेंडेंट ना हो उस पर। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब AI का जितना कम यूज करे बच्चा आज के टाइम में उतना ठीक है। 6 to 10th, राइट? हाँ, यूज, हाँ, उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, बट यूज कम करे। सर, पेरेंट्स आज के टाइम में अपने बच्चों पर मैं तो ये कहूँगा कि इन्वेस्ट करने में क्यों हेजिटेट करते हैं? देखिए, मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जब हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं
तो हम अच्छा रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं जी हम मूवी देखने जाते हैं तो अच्छे मॉल में जाते हैं जी बट जब हमें एजुकेशन की बारी आती है जी तो हम घर में किसी दीदी भैया के पास भेज देते हैं भी एजुकेशन वहाँ से ले ले ट्यूशन पढ़ ले होमवर्क कर ले जी क्योंकि हमारी सोच में एजुकेशन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेंस है एक्सपेंस इसीलिए हमें वो ज़्यादा लगता है जी बट हम कहीं पे भी अगर किसी ट्रैवल करने जाते हैं किसी जगह पे तो हम इन थाउजेंड्स स्पेंड कर देते हैं इन 3-4 डेज 3-4 days बिल्कुल ठीक है ठीक है और उतनी ही हम फी पूरे ईयर की देते हुए सोचते हैं कि ये एक्सपेंस है एक्सपेंस है तो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ है हमारी सोच में एक्सपेंस जो है उसे हम एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है हम उसे एक्सपेंस बोल रहे हैं तो मतलब ये इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा रहे हैं तो फिर वो आपका खर्चा नहीं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप ये समझिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अब आफ्टर 10th बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना टेस्ट लेते हैं एडमिशन टेस्ट जी और +1 +2 की फीस सबको पता है इन लैक्स है जी बट अगर वही बच्चा रैंक ले आता है तो यू वॉन्ट बिलीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने के पैसे भी देते हैं ओके लेते नहीं है देते हैं तो अगर हमने अर्ली स्टेज पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो वो एजुकेशन में भी हमारे आने वाले बड़े एक्सपेंसेस को कम कर देता है बिल्कुल ठीक है और वो आपके घर आके आपके बच्चे को कोचिंग एडमिशन देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए एडमिशन ले तो ये इसलिए इन्वेस्टमेंट है बट हम बाद में इन लैक्स खर्चना पसंद करते हैं रादर देन इन थाउजेंड्स इनिशियल स्टेज पे तो ये थोड़ी सी सोच में गड़बड़ है पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट मेरे बच्चे के लिए ठीक है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ कि ना भेड़ चाल बहुत है कि आपके आस पड़ोस में अगर सपोज उनका लड़का वहाँ पढ़ रहा है उनका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो हम भी भेज देते हैं ये इस चीज़ से कैसे निकलें वो लोग देखिए जो पेरेंट गलती करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट देखता है वो अपना बच्चा नहीं देखता मैं एक एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 2 रिजल्ट्स लगाए हैं बच्चे 100 पढ़ रहे थे जी तो दैट मीन्स रिजल्ट्स तो 2 आए हैं जी अब अगर हमारा बच्चा उस 2 लेवल का है तो हमें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए जी बट अगर हमारा बच्चा उन 98 स्टूडेंट्स में आने वाला है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके लिए गलत है बिल्कुल ये भेड़ चाल है हमें अपने बच्चे का लेवल समझ के अपने बच्चे को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए जहां उस पर काम होगा रादर देन हम रिजल्ट देख के वो जा रहे हैं और आप आजकल देखेंगे एक रिजल्ट सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाते हैं कहीं पे वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल है कहीं पे वो टेस्ट सीरीज में एनरोल है कहीं पे वो क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल है वो सच्चे रिजल्ट भी नहीं बिल्कुल और पेरेंट इस माया जाल में उलझ के बच्चे को वहां भेज देता है कि मेरे बच्चे की भी फोटो लगेगी बिल्कुल बट बच्चे का लेवल हमें इम्प्रूव करना है और वो वहां जाके उस भीड़ में गुम हो जाता है और 2 साल कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता फिर रिजल्ट नहीं आता तो पेरेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जहां उस पर काम हो सके जहां उस पर मेहनत हो सके जहां पे टीचर्स डेडिकेटेडली उस पर वर्क करें उसको लेके बैठे अपने बच्चे की तरह बिल्कुल रादर देन एक भीड़ को पढ़ाना है तो फिर वो ऑलरेडी एजुकेशन ले ही रहा है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा डेफिनेटली आज सर बहुत कुछ जानने को मिला आई गेस कि जो बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला प्लस पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ जानने को मिला कि पेरेंट्स को कैसे डिसीजन लेना चाहिए अपने बच्चे के लिए और बच्चों को कैसे डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए और कोचिंग क्यों लेनी चाहिए ये सभी जो जितने भी तमाम क्वेश्चंस हैं आपके आज क्लियर हो गए होंगे थैंक यू सो मच सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप लोग देखते रहें कुरुक्षेत्र लोकल डील्स के पॉडकास्ट और ऐसे ही हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे थैंक यू तो आज आप सबने सुना मिस्टर अमित शेखर जी को उनके व्यूज़ आपने सुने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना एंड आई गेस कि पेरेंट्स को एंड बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे मैनेज किया जाए अपने टाइम को एंड जो भी वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें और पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें और विदाउट प्रेशर उनको बिल्कुल फ्री मोड में उनको पढ़ने का मौका दें और सब कुछ वो अचीव कर सकते हैं इसी तरह के एपिसोड्स हम और भी लाते रहेंगे और आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे थैंक यू सो मच आप लोग बने रहिए कुरुक्षेत्र लोकल डील्स के साथ थैंक यू